हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। नर्चर डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। यू ऑल वेलकम। अब तक आप जान ही चुके होंगे कि इस प्रोग्राम में हम बच्चों की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्थ इश्यूज और कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे बात करते हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले हमने एक सेशन किया था, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इसमें पब्लिक स्पीकिंग पे ज्यादा हमने ध्यान दिया था। आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर हम नॉर्मल बात भी करते हैं, जो स्पीच होती है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उस पे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, उसको कैसे डील किया जाए, उस पे हम बात करेंगे। बच्चों में बोलने की जो सलाहियत होती है या स्पीच एंड लैंग्वेज जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको कैसे जल्द रिकॉग्नाइज करना, जल्द ट्रीटमेंट या मेडिकल एडवाइस सीख करना, और जो थेरापिस्ट होते हैं उनकी एडवाइस को कैसे फॉलो करना है, उस पे हम आज चर्चा करेंगे। बात करने की सलाहियत भी जो है, दूसरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टोन्स जो होते हैं, उसी पैटर्न पे प्रोग्रेस। एक बच्चा आपके पास जब घर में पैदा होता है तो आप देखते हैं कि बच्चा जब भागने लगता है तो ऐसे ही नहीं कि पैदा होते ही भागना शुरू हो जाता है। उसके कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। पहले उसकी नेक होल्डिंग होती है, गर्दन, जिसको आप गर्दन बैठना या पकड़ना कहेंगे। फिर बच्चा बैठने सीखता है, पहले विद सपोर्ट, फिर बाद में विदाउट सपोर्ट। फिर बच्चा जो है रेंगने लगता है, खड़े होने लगता है, फिर गिर गिर के चलने सीखता है, फिर कहीं जाके वो भागने लगता है। तो एक कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं जब कहीं जाके कोई ये लर्निंग बिहेवियर जो है वो हमें जाहिर होता है। इसी तरह स्पीच भी जो है यही मामला है, एक लर्निंग माइलस्टोन है, जिसको हम आप फर्दर डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। इसकी वजूहत बहुत से हो सकते हैं। जो भी स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें हो सकता है बच्चे की जो आईक्यू है, जो इंटेलेक्ट है, उसकी जो जहानत है, वो बिल्कुल सही हो, लेकिन साथ में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ दूसरे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल एडीएचडी इसको आप कहते हैं, बच्चा जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, या फिर उसको जो है कुछ इमोशनल इश्यूज हैं, या फिर एंजाइटी के साथ आता है, या फिर ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको हम कहेंगे। वैसे इन टॉपिक्स पे हम कहीं किसी और टॉपिक पे किसी और सेशन में बात करेंगे, लेकिन ये इन कंडीशन के साथ भी जो है बच्चा स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम से आ सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम आज के जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, उनसे आपको तारुफ कराएं, इंट्रोडक्शन कराएं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सामनी गोकुल है मैडम। नमस्ते। सामनी जो हैं, वैसे उनकी जो ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो मुंबई में भी है, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र का है वहां पर तकरीबन 20 साल से वो प्रैक्टिस कर रही हैं। उनकी जो एमएससी ट्रेनिंग वगैरह हुई है वो नायर हॉस्पिटल टीएनएमसी से हुई है, एंड शी इज क्वालिफाइड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापिस्ट, या जिसको आप ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट भी कह सकते हैं। She has conducted many camps and lectures on awareness for parents and teachers in rural areas. इनका इस फील्ड में इतना शौक है, इंटरेस्ट है, पैशन है कि उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। एक मराठी में है, वैसे मैं अपनी मराठी स्किल कोशिश करूंगा कि मैं प्रोनाउंस कर सकूं। एक किताब है जिसका नाम है मूल अजून बोलत नाही, यानी आपका बच्चा अभी नहीं बोल रहा है या मेरा बच्चा अभी नहीं बोल रहा है, आई थिंक इफ आई एम राइट। तो ये एक मानव विकास पब्लिकेशन की तरफ से इन्होंने एक किताब छपाई थी, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। इनका अपना एक खास इंटरेस्ट है कॉक्लियर इम्प्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं, यानी एक छोटा सा मशीन इक्विपमेंट होता है जिसके ऊपर हम अलग से सेशन में जब हम हियरिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे उस वक्त हम बताएंगे कि कॉक्लियर इम्प्लांट होता क्या है, कैसे लगाया जाता है, कहाँ होता है, उसका केयर कैसे लेना है, एक अलग सेशन रहेगा। तो इनमें इन बच्चों में जो स्पीच प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जो है मैडम का खास इंटरेस्ट है।
एंड उन्होंने रिसेंटली एक स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स पे एक सॉन्ग भी बनाया, बहुत ब्यूटीफुल है, हम आपको आगे प्रोग्राम में सुनाएंगे वो। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि श्रावणी मैडम जो है वो मिशा की मेंबर है। मिशा इज नथिंग बट महाराष्ट्र ब्रांच ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर हियरिंग एंड Indian Speech and Hearing Association. sorry, yeah, Indian Speech and Hearing Association. in Maharashtra branch of Indian Speech and Hearing Association. Speech and Hearing Association के member हैं, and I take this opportunity to thank the Misha and the office bearers of Misha for making this session possible. उनके cooperation के बगैर जो है आज ना ही गेस्ट हमसे मुलाकात कर पाते या फिर हम आज का सेशन उनके साथ नहीं कर पाते. So we are very thankful to Misha. Ma'am, you are welcome to this program. Thank you. मिशा मैम, नॉर्मली जो बच्चों के अंदर स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा कि मैं शुरू में इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि भाई ये इट्स लर्न एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है, जिस तरह उसको माहौल पैदा किया जाता है, उसके अतराफ में जो एनवायरनमेंट होता है, जो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा कितना जल्दी अपनी वोकैबुलरी, अपने जो वर्ड्स हैं वो और जिस तरह से प्रोनाउंस करता है, ये सारी चीज़ें जो है उसकी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करती है. क्या सिर्फ जुबान या लिप्स या जो हमारे होंठ होते हैं, क्या इनका होना काफी है कि बच्चा बोलने लग जाए? इस सवाल का जवाब बताने से पहले मैं बताऊंगी कि हमें किन चीजों की, मतलब शरीर के कौन से हिस्सों की स्पीच डेवलपमेंट में जरूरत सबसे ज्यादा रहती है. हम लोग सिर्फ जीभ को या होठों को हिलते देखते हैं. हम लोग ये समझ बैठते हैं कि हम लोग जीभ के द्वारा ही बात करते हैं, तो वैसी बात नहीं है. सबसे अहम है कि इनपुट जाना, मतलब भाषा का इनपुट जाना, वो कानों से जाता है, दिमाग तक पहुंचता है. उसके बाद दिमाग तय करता है कि कौन से शब्द बोले जाए और कौन से नहीं, और फिर दिमाग आज्ञा देता है जीभ को, होठों को, स्वर यंत्र को, फेफड़ों को, इन सब चीजों को, इन सब हिस्सों को, ताकि बात आ सके. तो सिर्फ जीभ की वजह से नहीं, इन सब जो अभी मैंने ऑर्गन्स बताए, उन सब की जरूरत रहती है बोलना सीखने में. जी सावनी जी, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भाई कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं जिसकी वजह से हम कोई एक माइल, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि भाई जब बच्चा भागने लगता है तो उससे पहले बहुत सी चीजें होती हैं कि भाई उसके पास बोन्स होने चाहिए, मसल्स होने चाहिए, नर्व्स होने चाहिए, ब्रेन शुड गेट गिव इंस्ट्रक्शन टू द मसल्स, कि भाई आप यू स्टैंड एंड देन यू वॉक एंड यू रन, तो ये भी जरूरी होता है. तो ये सारे चीजें मिलके कहीं वो एक माइलस्टोन अचीव होता है. इसी तरह से अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि भाई क्या स्टेजेस होते हैं किसी स्पीच डेवलपमेंट में? बोलना सीखना जो है ये सबसे लास्ट सीढ़ी है. तो वहां तक जाने के लिए बच्चे को कौन सी चीजों से गुजरना पड़ता है या कौन सी चीजें उसमें होनी चाहिए. सबसे पहली बात, उसका सुनना नॉर्मल होना चाहिए. उसने उस शब्द को या उस भाषा को बार बार अक्सर सुनना जरूरी है. फिर उसका ध्यान बच्चे का वो शब्दों पे चाहिए. जब कोई बात कर रहा हो तो उसको मीनिंग समझना चाहिए, मतलब समझना चाहिए, उसे याद आना चाहिए. फिर उसके मन में वो चाह होनी चाहिए कि मैं बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट करूं. और फिर दिमाग ने, जैसे मैंने बताया, कि आज्ञा देनी चाहिए नकल करने की, एडल्ट्स के जैसे, या एक्चुअली शब्द बोलने की. और उसे बहुत सारा मौके मिलने चाहिए उसे जो शब्द आते हैं वो यूज करने की, इस्तेमाल करने की. तो इन सीढ़ियों से जब तक बच्चा गुजरता नहीं है तब तक हम नहीं कह सकते कि बच्चा ठीक से बोल सके. तो ये सभी सीढ़ियां इक्वली इम्पोर्टेंट है. जी. और एक जो कॉमन प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन जो पेरेंट्स के माइंड में होता है कि दे स्टार्ट टू कंपेयर, भाई अपना बच्चा है फिर दूसरों का बच्चा है, उनका बच्चा जल्दी से बोलने लग गया, हमारा बच्चा थोड़ा देर से बोल रहा है, या फिर मेरे दूसरे बच्चे सब जो है वो ठीक टाइम में बोलते थे, ये बच्चा जरा देर से बोल रहा है, या फिर उनका बच्चा जो है ज्यादा बात करता है, मेरा बच्चा बोलना तो टाइम पे शुरू किया लेकिन कम बोलता है. या फिर कभी ऐसा होता है कि भाई उनका बच्चा कितने क्लियर बात करता है, मेरा बच्चा तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. ठीक है, तो ये एक तरह के होते हैं जो सवालात जो पेरेंट्स के माइंड में. तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि भाई हर चीज का एक वक्त होता है कि भाई हाँ इस एज में ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एज में आप एज, तो इस तरह से कुछ आप माइलस्टोन बताना चाहेंगे? हाँ,
जरूर। वो बहुत अहम है क्योंकि वो पॉइंटर है। पेरेंट्स सबसे पहले अगवा हो जाएंगे बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में। पीडियाट्रिशियन से भी पहले पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चा पीछे पड़ रहा है, थोड़े बाकी बच्चों के साथ मिल नहीं रहा है। तो उसके माइलस्टोन्स जैसे आपने बताया, वो पेरेंट्स को ध्यान देना जरूरी है। काफी सारे पीडियाट्रिशियन के फाइल के पीछे ये माइलस्टोन्स लिखे रहते हैं। तो मैं भी वो बताऊंगी कि कौन सी उम्र में बच्चे को क्या क्या कौन सी चीज होनी चाहिए। तो छठे महीने में अप्रोक्सीमेटली बच्चा अपने नाम की तरफ ध्यान देना शुरू करता है। आप उसको नाम से पुकारते तो बच्चा चौंक के देखता है। या 9वें महीने में मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, फैन बताओ, ये सवाल पूछने पे बच्चा उन चीजों की तरफ देखने लगता है और गले से बिना मतलब के आवाजें निकालने लगता है। जब आ गया 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 गया, अब ऐसे आवाजें निकालना शुरू करता है। और तब जाके पहले सालगिरह पे या पहले 1 साल या 1.25 साल के दौरान बच्चा पहले एक 2-4 मीनिंगफुल शब्द बोलना शुरू करता है। मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण शब्द का मैं जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि बच्चा जब बब्बा बब्बा बोलता है तो ये शब्द हुआ। तो शब्द और साउंड इनमें फर्क है कि बच्चा जब पापा को देख के पापा बोलता है या मम्मा को देख के मामा बोलता है तो फिर वो शब्द हुआ। बिना मतलब के आवाजें करते रहना जो है उसको शब्द नहीं कह सकते। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.25 साल तक आना चाहिए। अराउंड दूसरे साल तक बच्चे ने 50 के आसपास शब्दों को पकड़ना, बोलना शुरू करना जरूरी है। और छोटे छोटे वाक्य, मतलब मम्मा आओ, पप्पा जाओ, दीदी टाटा, ये 2-2 शब्दों के वाक्य जो है वो 2 साल की उम्र में बच्चे को आनी चाहिए। और तीसरे साल में अप्रोक्सीमेटली 500 से 1000 शब्द तक बच्चे को आ सकते हैं। और सबसे अहम बात है कि तब तक जो वो बात करता है बाकी लोगों को समझ में आना चाहिए उनको। जी। हाँ, उनकी उसके बाद जो है वो क्लियर आनी चाहिए तब तक, तीसरे साल तक। ये अप्रोक्सीमेट ग्रॉस माइलस्टोन से थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, मगर ज्यादा देर रुकना जरूरी, ज्यादा देर रुकना एडवाइजेबल नहीं है। जितनी जल्दी हो सके एडवाइस लेना जरूरी है कि ये माइलस्टोन्स को मिस किए तो। श्रावणी जी, कभी ऐसा होता है कि किसी डॉक्टर ने, जरूरी नहीं कि पीडियाट्रिशियन हो, किसी डॉक्टर ने या फिर कोई एल्डरली इन द फैमिली किसी ने कहा कि ये बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम है, ठीक है। अब पेरेंट्स के माइंड में बैठ गया है कि ये बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम है। क्या सब बच्चों की स्पीच प्रॉब्लम एक ही तरह की होती है? क्या सब बच्चों को एक ही कैटेगरी में हाँ स्पीच प्रॉब्लम बोल के जो है वो डाल देंगे तो काफी रहता है? तो ये आप थोड़ा व्यूअर्स को जो है वो क्लियर कर दीजिए। डेफिनेटली। स्पीच प्रॉब्लम जो है कई तरीके की होती है। एक तो बच्चा जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता। कंटेंट का प्रॉब्लम जब होता है कि बच्चा देर से बोलना शुरू करता है, या फिर उसको जितने शब्द आने चाहिए उस उम्र तक वो कह नहीं पाता। या जैसे मैंने बताया कि दूसरे साल तक वाक्यों में जोड़ना शुरू कर देता है, वो करता नहीं। ये भाषा के प्रॉब्लम से, भाषा लैंग्वेज डिसऑर्डर्स कहते हैं। और फिर स्पीच डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें बच्चा ठीक तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मतलब मैं एग्जाम्पल दूंगी कि तुतलाना और हकलाना, ये हमने सुने हैं टर्म्स, मगर हम लोग उसका सही मतलब नहीं समझते हैं। तुतलाना मतलब उस शब्द को ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाता बच्चा। मतलब मेरा नाम प्रकाश है, ऐसा अगर वाक्य है तो मेरा नाम पतात है, ये तुतला के बोलना हुआ। और हकलाने वाला बच्चा जो है वो स्मूथली बात नहीं कर पाता, स्लोली बात नहीं कर पाता, रुक रुक के उसकी बात आती है। तो वो हकलाने वाला बच्चा उसी वाक्य को कैसे कहेगा, मेरा नाम प्रकाश है। तो ये जो है ये हकलाना है। अनदर थिंग, तुतलाने को मराठी में बोबड़ेपणा कहते हैं और हकलाने को मराठी में तोतरेपणा कहते हैं। तो पेरेंट्स को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने दोनों टर्म्स बताई है। और एक प्रॉब्लम है वॉइस डिसऑर्डर्स, मतलब आवाज की तकलीफ। बच्चा कभी कभी बहुत जोर से बात करता रहता है, फिर उसके वोकल कॉर्ड्स में, स्वर यंत्र में तकलीफ पैदा हो सकती है, नोड्यूल्स हो सकते हैं। या तो फिर बहुत धीमी आवाज में बात करता है, तो ईएनटीज के द्वारा उसका ओरल एग्जामिनेशन, लैरिंग्स का एग्जामिनेशन होना तब बहुत जरूरी है। और हियरिंग डिसऑर्डर्स जो है वो भी एक्चुअली इसी इसमें स्पीच डिसऑर्डर्स में का एक हिस्सा है, बट वो इतना वास्ट टॉपिक है कि अभी हम लोग उसको उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। कभी और उसके बारे में जिक्र करेंगे।
मुझे मराठी सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ टर्म्स आपने हमें सिखा दिए मराठी के। वैसे बॉलीवुड में सर्वाइव होने के लिए मराठी इज अ मस्ट। तो महाराष्ट्र को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो एयरपोर्ट भी अगर आप जाना है तो आप एयरपोर्ट से अगर स्मूथली बाहर आना है तो आपको थोड़ा बहुत मराठी सीखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दैट। श्रावणी जी, अक्सर हम देखते हैं कि या तो खुद पेरेंट्स की कंसर्न होती है कि भाई हाँ उनके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है स्पीच में, यानी या तो वो टाइम में बात करना शुरू नहीं किया, या फिर बात करता है लेकिन क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता है। ठीक है। या फिर जो है बात करता है जैसे आप वो मिमिक करके बता रहे थे कि साफ नहीं है बात, यू नो ही इज पुटिंग ऑल इज एफर्ट, लेकिन बात क्लियर नहीं है। तो इस तरह के बहुत से इश्यूज होते हैं, ये पेरेंट के जरिए से हमको पता चलता है कि भाई दे हैव नोटिस दिस। या फिर ऐसा होता है कि बच्चे को नर्सरी में डाला गया एंड टीचर इज ट्राइंग टू टीच समथिंग, तो उस वक्त जो बच्चा टीचर्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, जैसा फोनिक्स होते हैं इस तरह की, जब तो टीचर को कुछ नोटिस होते हैं कि भाई हाँ यू नो दिस चाइल्ड इज नॉट रिपीटिंग व्हाट आई एम सेइंग और हाउ आई एम सेइंग, ये एक हो सकता है। या फिर किसी वजह से वो अपने बच्चे के डॉक्टर के पास जो होता है पीडियाट्रिशियन के पास गए थे, ड्यूरिंग वैक्सीनेशन उन्होंने कुछ एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे फाइंडिंग्स देखे कि भाई हाँ ही नीड्स फर्दर इवेल्युएशन, इट्स नॉट ओनली स्पीच, कि भाई कुछ उनको कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज दिखे या फिर कुछ सिंड्रोमिक फेशिस दिखे, या फिर उनके बिहेवियर में कुछ लगा कि भाई दे वांट यू नो फर्दर असेसमेंट ऑफ दिस चाइल्ड, कुछ तो भी नोटिस किया होगा। या फिर खुद पेरेंट जो है किसी और प्रॉब्लम से पीडियाट्रिशियन के पास गए थे, उन पीडियाट्रिशियन ने जो है एग्जामिनेशन करके लगा कि भाई हाँ ही नीड्स अ प्रॉपर फॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट। तो अगर ये इस तरह की चीजें तीनों तरह से हो सकती हैं, जब ये आपके पास आते हैं तो जरा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि भाई आप मतलब हाउ डू यू गो अबाउट इट, कि भाई आप कैसे असेसमेंट बच्चों का शुरू करते हैं, एंड यू नो व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू टेक, इस तरह की जरा आप बताएं ताकि उनको पहले से पता हो कि भाई जब जब भी वो कोई क्वालिफाइड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापिस्ट के पास जाते हैं तो व्हाट दे शुड एक्सपेक्ट। या असेसमेंट जो है वो केस हिस्ट्री से ही शुरू होती है, मतलब बच्चे के बारे में हम लोग सारी जानकारी उसके पेरेंट्स के जरिए ही पा लेते हैं। तो उनको केस हिस्ट्री जो है उससे मांगते हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है था क्या, या बच्चे के जन्म के पैदाइश के वक्त कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई थी, इसकी जानकारी लेते हैं। बच्चा घर में किस तरह से बात करता है, जब उसे कुछ चाहिए हो तो कैसे मांगता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग पेरेंट्स से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं और एक्चुअल ऑब्जर्व भी करते हैं कि बच्चा और पेरेंट्स उसके इंटरेक्शन कैसा होता है। और ओरल एग्जामिनेशन भी रहती है कि उसका मुंह, जैसे अभी आप देख रहे हैं असेसमेंट की जो फोटो है उसमें, कि उसको उसका ओरल एग्जामिनेशन करता है कि जीभ वो ठीक तरह से हिला सकता है या नहीं, या उसको काटने चबाने में कुछ प्रॉब्लम होती है क्या। कभी कभी ओरल हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मतलब कुछ चीजों को बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाता, कुछ खाने की चीजें जो है वो खा नहीं पाता है, तो ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी हल एक्सरसाइजेस के द्वारा होता है। ये सारी बातें भाषा की या मिस आर्टिकुलेशन जैसे मैंने बताया तुतलाने से बात करने की होती है। फिर हकलाने में जो है असेसमेंट जो है बच्चे का, हम लोग बोलना किस तरह से है वो देखते हैं, उसकी हकलाने की तीव्रता कितनी है, वो हर शब्द पे हकलाता है या हर वाक्य पे, या दिन में कभी कभार होता है, ये देखते हैं। और सबसे अहम बात कि बच्चा कॉन्शियस है कि नहीं, अपने बोलने में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे उसको अगर लगता है तो अवेयरनेस लेवल उसकी बढ़ जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग से रहता है। तो वो असेसमेंट में हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि बच्चा अपने स्टटरिंग को, मतलब अपने प्रॉब्लम को रिएक्ट कैसे करता है। अगर हकलाना शुरू हो जाता है तो कोई बच्चे बोलना टालना शुरू करते हैं, या कोई बच्चे रहते हैं या वो शब्द को बदल ही देते हैं, तो वैसे अगर बच्चा कर रहा है तो उसको हम लोग नोट करते हैं। तो ये सब असेसमेंट में होता है। जी। जब भी आपका असेसमेंट होता है, मतलब आपकी जो क्लिनिक होती है, तो अगर हम देखते हैं कि भाई यू नो ये पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है, मतलब है ना ये इनका ये प्रॉब्लम है, जैसा फॉर एग्जांपल हो सकता है रिसेप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर क्वालिटी ऑफ वॉइस जो होती है इसमें हो रहा है, आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम, मिस आर्टिकुलेशन जिसको आप कहेंगे, ये प्रॉब्लम होता है। तो कैसे आप मतलब सेशन चलाते हैं पेरेंट्स को, मतलब कैसे उनकी मतलब उनकी एक जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि भाई नॉर्मली होता यह है कि
जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आप कुछ एडवाइस करके भेजते हैं तो लगता है कि डॉक्टर ने तो कुछ लिखा भी नहीं, कुछ मेडिसिन भी दिया नहीं, कुछ इंजेक्शन भी नहीं दिया और पैसे ले रहा है, तो सिर्फ बात करने के पैसे हैं। तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट लोगों में है कि भाई जब तक आप कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, यू आर नॉट डन एनीथिंग। ठीक है, तो एक एक जनरल कॉन्सेप्ट है। तो आप कैसे डील करते हैं? जैसे जैसे आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो आप कैसे कन्विंस करते हैं पेरेंट को, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन योर सेशन? जी, ये मैं कहना चाहूंगी कि स्पीच थेरेपी में मेडिसिन या सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं होता, मतलब दवाइयां नहीं रहती है, शस्त्रक्रिया से के जरिए स्पीच थेरेपिस्ट कुछ करते नहीं है, मगर बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, मतलब बर्ताव में बदलाव लाते हैं। तो वो किस तरह से होता है कि हम लोग पेरेंट्स के साथ भी बात करते हैं, बच्चे के साथ भी बात करते हैं, पेरेंट्स को सही तरीका दिखाते हैं, बच्चा जो गलत तरीका सीखा है उससे वापस लाके उसको सही तरीका सिखाते हैं, और पेरेंट्स को वो किस तरह से घर पे सिखाना है ये बताते हैं। तो काफी दफे जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स को लगता है कि दवाइयां तो दी नहीं, ये बच्चों के साथ खेलते रहे, तो ट्यूशन क्लास जैसे उनको लगता है, मगर ये बात नहीं है। ये जो प्ले है उसके गोल्स है, मतलब उद्दिष्ट है कि अ, ये मुझे बच्चे में चाहिए, ये बदलाव चाहिए कि बच्चे ने दे बोलना चाहिए, या बच्चे ने लाल रंग को पहचानना चाहिए। तो उस हिसाब से सारी उस दिन का जो सेशन है वो उस हिसाब से प्लान किया जाता है। बच्चे के पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि वो घर पे उसी प्रैक्टिस को कैसे दोहराए, और बच्चे को इंटरेस्टेड रख के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाने बैठ गए, बच्चे को जब जो हम लोग सिखा रहे हैं या बता रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो बच्चे के फेवरेट खिलौने लेके उसी चीज को सिखाया जाता है। जी। श्रावणी जी, अगर हम देखेंगे कि भाई या तो हम पेरेंट्स को बता, क्योंकि ये पूरा सेशन देखिए आप, ये हम इम्पोर्टेंस ऑफ, वैसे अगर आप देखेंगे कि आने वाले दिसंबर के पहले वीक में जो है वो स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स के अवेयरनेस का वीक है। तो हमने वक्त से पहले ही शुरुआत की है उसकी। तो या आई थिंक टू गिव इनफ इम्पोर्टेंस टू दिस प्रोग्राम। तो ये है कि डेफिनेटली। अवेयरनेस होना जरूरी है कि हम इन बच्चों को जल्दी से आइडेंटिफाई करें। अब राइट। सवाल यह है कि सपोज अगर इस तरह से अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है फॉर सम रीजन, या तो पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, टीचर्स को अवेयरनेस नहीं है, या फिर वो डॉक्टर के पास टाइम पे नहीं लेके गए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पीडियाट्रिशियंस यूजुअली बिजी रहते हैं क्लिनिक में। भाई आप यूजुअली वहाँ कुछ प्रॉब्लम से जाते हैं, बच्चे को तेज बुखार है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, दर्द से रो रहा है, कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस। जब ऐसे में जाते हैं तो उसके पास वो टाइम भी नहीं होता है कि वो बच्चे की हियरिंग एंड स्पीच उस विजिट में वो कंप्लीट कर सके या कंसंट्रेट सही कर बात सके। है। तो ये बहुत सा होता है। तो आप कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स साइंस पेरेंट्स को आप बताना चाहेंगे कि भाई जब ये आप नोटिस करेंगे एज ए पेरेंट अपने बच्चे के अंदर, तो आप जल्द से जल्द जो है अपने डॉक्टर को और थेरेपिस्ट जो है उनको अप्रोच करना जरूरी है। तो जरा आप थोड़ा बताएंगे तो लोगों में या एक अवेयरनेस भी आ जाएगी कि भाई हाँ, व्हाट रेड फ्लैग साइंस दे शुड लुक फॉर, तो। जैसे आपने बताया कि कंपैरिजन तो नहीं होनी चाहिए, मतलब मेरा जैसे उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, इस टाइप का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मगर ये जरूर होना चाहिए कि हम लोग अगर पीछे, हमारा बच्चा अगर पीछे है तो उसकी इवैल्यूएशन सही से होनी चाहिए। तो ये रेड फ्लैग्स जो है ये पेरेंट्स के लिए कि उनको अलर्ट हो जाए, वो अवेयर हो जाए कि इस बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम है। कि छठे महीने में अगर बच्चा स्माइल नहीं दे रहा है, हंस नहीं रहा है, या आपके पुकारने पे वो ध्यान नहीं देता है, देखता नहीं है आपकी तरफ, तो वो एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। फिर 9वें महीने तक बच्चा अगर बैबलिंग नहीं करता है, बैबलिंग मतलब बिना बिना मतलब के शब्द आगा गा गा जैसे मैंने बताया था, या कम्युनिकेट करने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, या 1 साल का हो गया तब भी वो किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं करता, दिखाता नहीं है, बाय बाय टाटा नहीं कह सकता, या अप्रोक्सीमेटली 1.25 महीने तक भी उसको कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं आया, अर्थपूर्ण शब्द नहीं आया, या 18 महीने तक उसके शब्द संख्या जो है वो 10 से भी कम है, या 2 साल का हो गया और वो दो दो शब्दों के वाक्य नहीं बोल रहा, और उसकी शब्द संख्या जो है वो 50 से भी कम है, या 3 साल का हो गया और वो वाक्यों में बात नहीं कर पाता, या तो फिर वो बात करता है मगर क्या बोल रहा है बाकी लोगों को, घर के लोग छोड़ के बाकी लोगों को पता नहीं चलता, तो ये इंडिकेटर है।
तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स को डायरी रखनी चाहिए बच्चे के बारे में, कि वो शब्द बोलने लगा या शब्द समझने लगा तो उसकी एक डायरी अगर मेंटेन करे और वो पीडियाट्रिशियन को दिखाई जाए, तो पीडियाट्रिशियन को भी उस तीव्रता के बारे में पता चल जाए। जैसे आपने बताया कि बच्चा जब इमरजेंसी के लिए आता है तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं रहता, तो किसी शांत टाइम, वैक्सीनेशन के टाइम पीडियाट्रिशियन को पूछना जरूरी है, या तो फिर स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन डायरेक्ट लेना जरूरी है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो ये रेड फ्लैग्स जो है ये पेरेंट्स के लिए है। जी। श्रावणी जी, जब पेरेंट्स, जैसा आपने एक चार्ट में बताया कि भाई 3 साल तक का जो हमारा टाइमलाइन है, नॉर्मली जो प्री प्राइमरी स्कूलिंग होती है जिसको आप नर्सरी कहते हैं, वो 3 ईयर से शुरू होता था। तो इसका मतलब ये है कि 3 साल से पहले जो है ये पेरेंट्स के पास होता है बच्चा, एंड दिस इज व्हाट दे शुड नोटिस फॉर। मतलब इस तरह की कोई चीजें आप देखते हैं तो फिर आप अलर्ट हो जाना चाहिए एंड यू शुड टेक एडवाइस। लेट अस से कि बच्चे को जो है अब नर्सरी में डाला गया है, ठीक है, तो वो पेरेंट्स की जो है जिम्मेदारी थोड़ी हद तक कम हो जाती है ना। बच्चा जो है स्कूल में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आप टीचर्स के लिए क्या रेड फ्लैग्स साइंस आप बताना चाहेंगे कि भाई दे शुड बी लुकिंग फॉर दीज। अगर आप आपके टीचर्स जो है ये देखते हैं तो देन दे शुड गेट अलर्ट एंड देन रेफर अकॉर्डिंगली। राइट। टीचर्स को एक एडवांटेज ऐसा है कि उनको बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस रहता है। पेरेंट्स को अपना बच्चा या आसपास के 3-4 बच्चे इतना ही एक्सपीरियंस रहता है, मगर टीचर्स जो है वो एक साथ बहुत सारे बच्चों को देखती है, तो कंपैरिजन वो अच्छे से कर पाती है। तो कौन सी चीजों पे टीचर्स ने ध्यान देना चाहिए कि बच्चा, आप जब कुछ सिखाते हैं तो देखता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, या तो फिर स्पेलिंग की एरर्स उसकी जो है वो बाकी बच्चों से काफी ज्यादा है, कुछ शब्दों को वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा, या उसको अगर खड़ा किया जाए और ये बताओ या ये कहानी बताओ या ये नर्सरी राइम रिसाइट करो, तो वो डरता है क्या, ये जानना जरूरी है। और बाकी बच्चे जो है उसके बोलने के का मजाक उड़ाते हैं क्या, वो भी जानना बेहद जरूरी है। बिकॉज ये सब चीजें जो है बच्चे के कॉन्फिडेंस को हार्म कर सकती है, कि बच्चे का के बोलने में अगर कुछ दिक्कत है, बाधा है, तो उसका सेल्फ एस्टीम जो है वो कम हो जाता है, वो खुद के बारे में निगेटिव सोचने लगता है। तो वो टीचर्स को ये एडवांटेज है कि वो बाकी बच्चों के साथ कंपेयर करके उसको ठीक टाइम पे रेफर कर सकती है, पेरेंट्स को अगवा कर सकती है कि उसके बच्चे में, उनके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है करके। जी सावनी, जो आपने जो लास्ट पॉइंट बताया कि मेकिंग फन, मैं यहाँ व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि शुरू में मैंने जानबूझ के थोड़ा मिशा का प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ की, ठीक है, इट वाज नॉट स्मूथ। मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आपका बच्चा जब शुरुआत में होता है, ठीक है, तो अगर वो कुछ मिस्टेक करता है तो आप इमीडिएट ऐसा कोई रिमार्क न पास करें जिसका उसका जो कॉन्फिडेंस है वो टूट कर रह जाए। इवन टीचर्स भी, कि भाई अगर कोई बच्चा रिलेटिवली दूसरे बच्चों से इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन स्पीच एंड लैंग्वेज इश्यूज, तो उसकी जो हिम्मत को बढ़ाए रखना एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जितना आप बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलेंगे वो बच्चा आगे परफॉर्म कर सकता है। अब आपने देखा होगा कि उस वक्त मैंने मिशा को जो है प्रोनाउंस करने में थोड़ा ये किया, हालांकि इट वाज सिंपल ये कि भाई महाराष्ट्र ब्रांच ऑफ इंडियन स्पीच एंड हियरिंग राइट। एसोसिएशन, इतना बोलना था मुझे, लेकिन वहां मुझे स्टम्बल हो गया। फिर उसके बाद गाड़ी लाइन पे चलती रही। तो बच्चे को शुरू में ऐसा, अब सामने मैडम मेरे कुछ बोलते कि भाई अरे यू आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस वन सिंपल टर्म, तो फिर तो मैं आगे बात ही नहीं कर पाता था। उन्होंने मुझे जो सहारा दिया कि भाई हाँ यू कैन डू इट। तो ये सहारा अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को हमें देना जरूरी होता है, ताकि उसके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाए। सावनी जी, हम आपसे एक और चीज यहाँ हमारे व्यूवर्स के लिए पूछना चाहेंगे कि लेट अस से आपने कुछ डायग्नोस किया, मतलब आइडेंटिफाई किया कि भाई ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो एग्जैक्टली exactly आपके यहाँ जो स्पीच थेरेपी सेशन होता है, जो आप पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, यानी कि भाई कि व्हाट दे शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस स्पीच थेरेपी सेशन, ठीक है, कैसे फॉलो अप होगा, हाउ फ्रिक्वेंट होगा, व्हेन टू एक्सपेक्ट द आउटकम, अगर अगर वो प्रॉपरली आपके एडवाइस को फॉलो करते हैं, तो ये जरा अगर आप बताएंगे तो मेरे ख्याल में व्यूअर्स के लिए फायदे में रहेंगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने बताया कि स्पीच थेरेपी में दवाइयाँ, सर्जरी नहीं रहती है, मगर ये ट्यूशन क्लास भी नहीं है। बच्चे के बर्ताव में बदलाव लाना है और वो वातावरण से ही लाना है। मतलब पेरेंट्स को
उनका बर्ताव जो है वो थोड़ा बहुत चेंज करके बच्चे में बदलाव लाना जरूरी है। और स्पीच थेरेपी के जो, कुड यू शेयर द नेक्स्ट स्लाइड? यस। या कई तरीके से बच्चे को सिखाया जा सकता है कि बुक्स है या टॉयज है, खिलौने हैं, ओरल मसाज के लिए एक्टिविटीज रहती है, मिरर प्रैक्टिस रहता है। जब बच्चा तुतला के बात करता है तो उसे अवेयर करते हैं, उसको जानकारी देते हैं कि वो गलत बोलता है, मतलब क्या गलत है क्या सही है, उसके बारे में जानकारी देते हैं, उसको सही तरीका सिखाया जाता है। तो उसका फीडबैक जो है, मतलब जो वो बोल रहा है वो कैसे साउंड करता है, कैसे सुनाई देता है, वो उसको बताते हैं, वो दिखाते हैं, वो फील कराते हैं। उसको टच से या काइनेस्थेटिक फीडबैक देके उसको महसूस किया कराया जाता है कि गलत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है, ताकि वो सही तरीके पे आ जाए। और जैसे मैंने बताया कि भाषा का इनपुट जो है वो हम लोग बहुत बढ़ाने के लिए पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चे के साथ बहुत सारी बात कहनी जरूरी है। यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगी कि बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि बच्चे को मोबाइल पे नर्सरी राइम दिखाई या यूट्यूब पे कुछ वीडियो दिखाया चलाया तो हमारा काम बन जाता है, मैं काम करूं, मम्मी घर पे काम करती रहे और बच्चे को ये वीडियो दिखे देखते बिठाया तो अपने आप बच्चा बोलना सीख लेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि ये बहुत गलत धारणा है। अ, मोबाइल से बच्चा भाषा नहीं सीख सकता, वो देखते जाता है चित्रों को या दृश्यों को, मगर कम्युनिकेशन जो है, मतलब एक बच्चा एक आदमी का दूसरे के साथ संभाषण जो होना चाहिए वो मोबाइल कभी नहीं कर सकता। गैजेट जो है वो कभी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, एटलीस्ट इस विषय में तो मोबाइल की तरफ बच्चे को लेके जाना बहुत गलत है। उसको जितना हो सके आप इंटरैक्ट कराने के लिए बुक्स यूज कीजिए, टॉयज यूज कीजिए, बच्चे को बाहर लेके जाइए, उसको उसके साथ बात कीजिए, वो ज्यादा अहम है, ना कि मोबाइल उसको बार बार दिखाना। बहुत सारे बच्चे जो है मोबाइल और टीवी जो है दिन भर देखते रहते हैं और वो कभी कभी पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चे को कि बच्चा बात नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल सी वजह रहती है कि बच्चा बहुत दफे टीवी या मोबाइल पे ही एडिक्टेड हो गया है। तो वो एडिक्शन जो है वो कम करवाना जरूरी है पेरेंट्स को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सावनी जी, आपने बिल्कुल ही प्रैक्टिकल स्टेप्स जो होते हैं वो हमें बताने की कोशिश की। व्हेन इट कम्स टू रोल ऑफ द पेरेंट्स कि भाई, एक तो आपने बताया कि नॉर्मली होता यह है कि हस्बैंड जो है वो जॉब पे गए हैं और वाइफ किचन में कहीं बिजी हैं, घर का कुछ काम कर रहे हैं। अब बच्चे को हाथ में या तो टीवी आप ऑन करके दे दिए या हाथ में मोबाइल देके या टैब देके दे, बच्चा हाँ कुछ देख रहा है एंड ही विल लर्न। तो अगर कोई न्यूली वेड और न्यू कपल है या जिसको न्यू पेरेंट्स है या फिर मतलब उनको पहला बच्चा हुआ है, इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, देयर इज नो वन टू टेक केयर एट होम, इस तरह के इश्यूज हैं, तो आपको जो वो यंग मदर्स होते हैं उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि भाई बच्चे को कैसे इंटरेक्टिवली इन्वॉल्व एंगेज करना है बात करने में? थोड़ा आप जरा टिप्स देंगे तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि बच्चे को इनपुट देना, बहुत सारा इनपुट देना जरूरी है। जैसे बीज बोते हैं हम लोग खेत में, उसी तरह से शब्दों को बोना है दिमाग में। तो जितना बात कर सके, जितनी बात कर सकते उतनी कम है। और स्टिमुलेट जैसे करना है वैसे एक्सपेक्ट भी करना है कि उसको अगर बहुत दफे उस चीज के बारे में बताया है तो कभी कभार सवाल पूछ के थोड़ी देर रुकना है, बच्चा कुछ जवाब देता है क्या उसके लिए रुकना है। कभी कभी ओवरडू भी करते हैं पेरेंट्स की, इतनी सारी बातें करते रहते हैं, बच्चे को जवाब देने का मौका नहीं मिलता है। तो बीच बीच में रुक के उससे वो जो चीज हम लोग बुलवाना चाहते हैं वो बोलता है कि नहीं, वो देखना चाहिए। इशारों से हो सके तो बात ना करे, एटलीस्ट जब तीव्रता ज्यादा ना हो स्पीच डिसऑर्डर की। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि जब हम लोग को इशारों से ही बात करना जरूरी रहता है, मगर हर बच्चे के लिए इशारे करना जरूरी नहीं है और एडवाइजेबल भी नहीं है। तो ये एक बात है। और बच्चे को स्टिमुलेट करे बुक्स लेके या टॉयज लेके, ये बहुत जरूरी है। उसके साथ उसको सवाल पूछना और उसको जवाब उससे मांगना, और गोल्स डिसाइड करना कि ये हफ्ते में बच्चे ने क्या करना चाहिए मेरे साथ,
या ये हफ्ते में, ये महीने में बच्चे को कौन सी कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, तो उस पे मैं काम करूंगी। घर पे अगर एक कागज लगाया हो कि ये चीजें मुझे बच्चे से चाहिए, तो मैं उसको किस तरीके से उसको सिखा सकती हूँ, ये मम्मी ने सोचना जरूरी है। श्रावणी जी, जब आप बच्चे को सिखा रहे होते शुरू में, और बच्चा जब, जैसा कि आपने शुरू में थोड़ा मिमिक किया था कि जब बच्चा तोतलाता है, वो जो भी मतलब इवन स्टार्टिंग में जो है, जरूरी नहीं कि वो हर वर्ड को या लफ्ज को जो है वो एग्जैक्टली प्रोनाउंस करे जैसे आप कर रहे हैं, तो वो अपनी तोती जुबान में कुछ तो बोलेगा जब व्हेन स्टार्टिंग टू लर्न टू स्पीक। तो क्या पेरेंट को भी उसी स्टाइल में उसके साथ रिपीट करना जरूरी है, या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड रिपीट करना जरूरी है? करेक्ट फॉर्म से बताना चाहिए उसको, क्योंकि वो अगर गलत रोल मॉडल को सुने तो वो उसी को कॉपी करेगा। तो बच्चा भले तोतला के बोले कि दूधू बोले, तो हम लोग को दूध ही बोलना है। या बच्चा अगर साइकिल को साइकिल बोले, तो हम लोग को उसको साइकिल ही बोलना है। हम लोग उसकी भाषा में बात करेंगे तो उसकी उसकी जबान जो है और देर लगाएगी बात करने में। या जैसे आपने बताया कि हकलाता जो है बच्चा, उसकी अगर नकल उसके सामने की जाए तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है। तो हमें सही रोल मॉडल बच्चे को देना जरूरी है, ताकि बच्चा अपनी भाषा से पेरेंट्स की भाषा तक आ जाए। जी। ये जो सक्सेस ऑफ थेरेपी होती है, कोई भी थेरेपी, एक तो होता है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है, उसके बाद आपका असेसमेंट होता है, फिर जो है आप कुछ थेरेपी इनिशिएट करते हैं। तो सक्सेस और फेलियर जो है वो फॉलो पे डिपेंड करता है कि भाई हाउ रेगुलरली पेरेंट्स आर फॉलोइंग वेदर द इंस्ट्रक्शन और द अपॉइंटमेंट, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। तो क्या मतलब ऐसे क्या रीजंस हैं कि भाई पीपल और पेरेंट्स कम फॉर फॉलो अप नॉट सो रेगुलरली, और पुअर फॉलो अप होता है? ऐसे आपके अनुभव में क्या चीजें लगी हैं कि भाई पीपल दे डोंट फॉलो रेगुलर फॉलो अप विद द थेरेपिस्ट? हाँ, कुछ चीजें जो could you share the slide please? यस मैम। या जब बच्चे का फॉलो अप, मतलब स्पीच थेरेपी का फॉलो अप जो है, मैंने काफी दफे देखा है कि स्पेशली रूरल एरिया में ये कम रहता है। उसकी दो चार वजह है मेरी ख्याल से। एक तो यह है कि कौन सी उम्र में बच्चे को लाया जाता है थेरेपी के लिए। अगर उसमें देरी है तो बच्चा देर से शुरू करता है। देन ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि ये काफी देर तक चलने वाली थेरेपी है। ऐसे नहीं कि आज गए कल से बच्चा बोलने लगा, ऐसे जादू तो होने वाली है नहीं। तो उसको पेरेंट्स को उसके बारे में पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, कन्विक्शन होना चाहिए कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेडिसिन या सर्जरी के बगैर भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन से बच्चे का बर्ताव चेंज हो सकता है। वो उनको खुद को विश्वास होना चाहिए। वो कभी कभी नहीं रहता, उसकी वजह से भी फॉलो अप पुअर रहता है। या बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि बहुत जल्दी बच्चा बोलना शुरू करे या एकदम नॉर्मल हो जाए। हकलाने में हम लोग ऐसा काफी दफे देखते हैं कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कि कभी कभी बच्चा बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट होती है उसमें, और फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर से वर्सन हो जाता है। तो ऑन ट्रैक रहना जरूरी है। ठीक है, अभी ये बच्चा ठीक से नहीं बात कर रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ ताकि वो बच्चा और अच्छे से बात करे, ये सोचने का तरीका होना चाहिए। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से कभी कभी फॉलो अप जो है वो पुअर रहता है। जी। मैम, आपका जो सॉन्ग है जो इससे मतलब जो हियरिंग पे, आपने हियरिंग एंड स्पीच प्रॉब्लम्स पे है, उसको हम दिखाएंगे। उससे पहले हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा पेरेंट्स को टेक होम मैसेजेस आज के सेशन से थोड़ा ब्रीफली, ताकि जो लोग देर से भी ज्वाइन हुए हैं वो या जो है इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकें। तो आप थोड़ा ब्रीफली राइट, कुछ पॉइंट समराइज कर दें कि टेक होम मैसेज क्या होना चाहिए, ताकि हम वो आपका जो सॉन्ग है उसको दिखा सकें और आगे बढ़े। करेक्ट। अभी सिंस वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द सेशन, आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर शफीक पर्सनली कि आपने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है कि स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स बच्चों में होती है तो उनको उनका ट्रीटमेंट किस तरह से होना चाहिए, वैल्यूएशन किस तरह से होना चाहिए, क्वालिफाइड प्रोफेशनल से ही होना चाहिए, उसके बारे में आपने बताया आपके व्यूअर्स को। फिर मीशा का हमारा जो एसोसिएशन है उसके बारे में कहूंगी कि हमारा जो स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन है वो ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करता रहता है, ताकि
पेरेंट्स में ये जानकारी आ जाए कि बच्चे में प्रॉब्लम है, वो ठीक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट सारे दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो इतनी देर से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। जाहिर है कि उनको अपने बच्चे के बारे में या आसपास के लोगों के बारे में कुछ जानना उनको इम्पोर्टेंट लगता है, इसीलिए वो स्क्रीन को देख रहे हैं। तो these are the last this is the last slide, so I'll be just talking about this कि कुछ चीजें जो है पेरेंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है कि भाषा का क्रिटिकल पीरियड, मतलब सबसे अहम काल जिसमें बच्चा भाषा सीखता है, वो जन्म से लेके पहले 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 साल है। तो जो कोई दादा दादी या आसपास के रिश्तेदार कहे कि बच्चा 5 साल का होने दो फिर बच्चा बात करने लगेगा, तो उसको ध्यान ना दे तो अच्छा है। पहले 3 सालों तक की भाषा का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, उसी उम्र में बच्चे को असेसमेंट के लिए लेके जाना ज़रूरी है। दूसरी बात, भाषा की या स्पीच की डिसऑर्डर जो है, वो कभी-कभी लक्षण हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि श्रवण शक्ति कम होने की वो लक्षण हो सकती है, या तो फिर ऑटिज़्म का एक लक्षण स्पीच डिसऑर्डर हो सकती है, स्वमग्नता जिसको कहते हैं, या बच्चा समझता नहीं है, या बच्चा ध्यान नहीं देता, उसकी भी एक उसका एक लक्षण जो है वो स्पीच देर से होने में हो सकती है। और तीसरी बात है कि जीभ को, जैसे मैंने बताया, जीभ को या ज़ुबान को हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जो ज़रूरी नहीं है। कि जीभ जो है वो पूरे चेन का एकमात्र हिस्सा है। कानों से लेकर मस्तिष्क तक इक्वली इम्पोर्टेंट है, और फिर जीभ आती है। तो जीभ को अक्कल काढ़ा या ऐसा कुछ क्रीम या दवा देने से बात करने में चेंज नहीं आता है। तो ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए। एक और चीज़ जो है वो स्क्रीन टाइम जो है बच्चों का, वो अभी लॉकडाउन में मैं जानती हूँ कि दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं था बच्चों के पास, वो स्क्रीन को ही बैठ बैठ के देखते थे, घूरते थे। तो अभी ऑप्शन है तो बच्चे को खेलने के लिए भेजना या बच्चे के साथ बैठ के खेलना, ये ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन जो है वो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है 3 साल के बच्चों के लिए, तो वो कम होना चाहिए। फिर और एक बात है कि अ, अगर बच्चे की बोलने की नींव जो है, भाषा की नींव जो है, वो अगर कमज़ोर रही, तो उसकी लेटर जो लर्निंग है, उसकी एकेडमिक्स है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसका आत्मविश्वास जो है, वो कम रह सकता है, और उसका सामाजिक व्यवहार जो है, वो भी कम रह सकता है। तो उसकी भाषा की नींव मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स जो है वो स्पीच थेरेपी में की फैक्टर है, मतलब उनकी वजह से ही चेंज आएगा बच्चे में। तो रेगुलर फॉलो अप रखना, मेंटेन करना और लिख कर रखना, हर कोई जो उनके दिमाग में जो सवाल आते हैं वो लिखते रखना, और वो बार बार पेरेंट्स थेरेपिस्ट को पूछना कि ये कैसे किया जाए, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये सब जो है वो क्रिटिकल फैक्टर्स है कि बच्चे के पेरेंट्स को जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अभी अगर गाना सुनाया जाए तो जी जी जी। अच्छा रहेगा। वो गाना जो है वो एक्चुअली जो बच्चे बात नहीं करते, बच्चे या एडल्ट्स भी हैं जो बात नहीं करते, उनके लिए लिखा हुआ गाना है। तीनों स्टैंजास में आप देखेंगे कि एक में हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात कही है, सेकंड कॉग्निटिव डेफिसिट मतलब बच्चे को समझ में नहीं आता है उसके बारे में बात कही है, और तीसरी जो है हकलाने के बारे में बात कही है। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स है उनको प्यार से उससे बाहर आने के लिए हेल्प करना पेरेंट्स होने के नाते या सोसाइटी होने के नाते हमको करना चाहिए। उसके लिए ये गाना लिखा गया है। तो उसके ऊपर कुछ कॉपीराइट इशू नहीं है, आप कहीं भी सुना सकते हैं। आओ मैं सुनाऊं तुमको उनकी भी कहानी। आओ मैं सुनाऊं तुमको उनकी भी कहानी। जो चाहते हैं पर ना कह सकते अपनी जुबानी। जो चाहते हैं पर ना कह सकते अपनी जुबानी।
बहुत बहुत धन्यवाद सावनी जी, और हमारे थैंक यू शफीक व्यूवर्स जी। का भी बहुत ही पेशेंस के साथ उन्होंने सुना। चाहे मैं हूँ या सावनी जी हों या फिर मिश्रा हो, हमने अपने तरफ से कोशिश की है अवेयरनेस लाने की। अगर आप भी किसी बच्चे की ज़िंदगी में, किसी पेरेंट की ज़िंदगी में कुछ खुशहाली लाना चाहते हैं, उनके बच्चे को हेल्प करना चाहते हैं, तो ये आप वीडियो उनके साथ शेयर करें। एक आधे घंटे के अंदर जो है हम कमेंट बॉक्स में इसका यूट्यूब लिंक भी डालेंगे। जो लोग फेसबुक पे नहीं हैं वो यूट्यूब पे भी वॉच कर सकते हैं। तो वंस अगेन सावनी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने थैंक यू अपने शफीक जी। लॉकडाउन चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। हम आपका बहुत-बहुत आभारी हैं। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव यूज किया आपने लॉकडाउन का, मैं कहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।